Hello everyone, welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो गए है ना. आई होप ऑल यू आर फाइन. और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. और इस चैप्टर की तरफ मूव करने का रीजन क्या है कि हम पिछला चैप्टर जो कि सॉल्यूशन इन डेप्थ पूरा कवर कर चुके हैं. आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार कंप्लीट चैप्टर देखना है. और उसके बाद फिर यहाँ जो आज से एक नया चैप्टर शुरू होगा, नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना. अभी स्लाइड में दिखाऊंगा मैं. तो उसको फिर आपको रेगुलरली स्टडी करना है और नोट्स जैसे रोज बनाते हो बना के अच्छे से, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स होते हैं ना उनको फिर बार बार पढ़ने का मन करता है. आपने देखा ही होगा, एक बार आप ऐसी रफ नोट्स बना लो है ना, तो उतना उसको बार बार रिवाइज करने का मन नहीं करता है. लेकिन अगर अच्छे नोट्स बने होते हैं तो एट द एंड फिर आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगता है, आप उसको खुद रीड करने लगते हो. ठीक है, तो पढ़ाई जबरदस्ती थोड़ी होती है, इंटरेस्ट के साथ ही होती है. तो अब हमें क्या शुरू करना है, हमें शुरू करना है अपना नया टॉपिक जो कि क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स पूरे क्लास 12th में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है वो है कौन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. यहाँ पे जो आपको अप्रोक्सीमेटली जो आपको चीजें मिलेंगी है ना, वो आपको मिलेंगी 9 मार्क्स की. समझ रहे हो, मतलब समझ लो आप लोग कि 70 मार्क्स का तो पेपर ही होता है. 10% से ज्यादा है ना, 10% से ज्यादा ये वेटेज रखता है, 9 मार्क्स का आएगा. तो हमें फिर मतलब टॉपिक्स ज्यादा होंगे, इस कंटेंट ज्यादा होगा और क्या है, इसलिए मार्क्स भी ज्यादा है लेकिन इम्पोर्टेंट भी ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कवर करेंगे. यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे. अब जैसा कि ये नाम बता रहा है, इलेक्ट्रो वर्ड भी है, केमिकल वर्ड भी है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो रहा होगा. देन हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे. मतलब ऐसा नहीं है, बीच में भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे, बट ये मेन टॉपिक्स लिखे हैं मैंने. उसके बाद कंडक्टेंस पढ़ेंगे. कंडक्टेंस मतलब कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी चीज अपने थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करा सकती है, वो उसकी कंडक्टेंस होती है. फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ेंगे. अब यहाँ पे भी नाम अपना मीनिंग खुद ही बता रहा है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन. मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम केमिकल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. देन बैटरीज कॉमन एग्जांपल है, सराउंड है हम लोग बैटरीज से, फोन में, इन्वर्टर में, है ना. फिर फ्यूल सेल्स, ये बहुत ही एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि हमारे अपोलो रिसर्च प्रोग्राम सेल उसमें यूज हुए थे, है ना, जब मून पे गए थे एस्ट्रोनॉट्स. देन कोरोजन, कोरोजन भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि हम लोगों को काफी हद तक अफेक्ट करता है, लॉस भी करता है अगर बड़े स्केल पे हो जाए. तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे रखी गई है. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से एकदम पढ़ेंगे. ठीक, तो अब एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है और इतनी बॉन्डिंग तो हो गई है कि कुछ बातें शेयर कर सकते हैं. तो जो मुझे रिव्यू मिला था वो ये था कि सर आपका थोड़ा सा क्या है कि एनर्जी लेवल डाउन. एनर्जी लेवल डाउन नहीं है, मैंने स्पेस स्लो कर रखा है. क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पिछला कितना आप लोगों ने पढ़ा है या कितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं. तो पेस स्लो रखना पड़ता है ताकि हाँ ग्रैप्स कर सको उसको, है ना. बाकी तो प्लेबैक का ऑप्शन होता ही है, बढ़ा के देख लेना. ठीक, और दूसरी बात ये है कि सीरियस मोड में भी पढ़ाता हूँ मैं. सीरियस मतलब बोल रहे थे कि थोड़ा हंस लिया करो सर, है ना, मुस्कुरा लिया करो. तो उसके लिए यही है कि बीच बीच में करेंगे कोशिश. ठीक है, ये दो सजेशंस थी और एक और था कि थोड़ा ग्राउंड लेवल से कंटेंट चाहिए. तो जितना बेसिक हो सकता है बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ मैं, ताकि समझ में फ्लो आ सके और बन सके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं. तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेके. ठीक, तो हम लोगों का चैप्टर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि हम लोग किन चीजों से डील करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहां पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन के बारे में डील किया जाता है. मतलब कहीं पे आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, है ना, और कहीं पे आपकी, क्या बोला मैंने बोला कहीं पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होगा काहे में,
केमिकल एनर्जी में, तो उसके लिए मैंने ऐसे एरो बना दे रहा हूँ आपके लिए। इक्विलिब्रियम का नहीं है ये, कन्वर्जन वाला है, ठीक, पूरा ही बना लो इसको। और कहीं पे आपका केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होगा। तो इसी एनर्जी के हम कन्वर्जन को कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ एनर्जी क्या होता है। अगर मैं किसी भी चीज की एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो एनर्जी से आप लोग क्या समझते हो। एनर्जी का मतलब होता है हमारी एबिलिटी या हमारी कैपेसिटी किसी काम को करने की, है ना। तो एनर्जी क्या होता है, अगर मैं एनर्जी को आपको डिफाइन करके बताऊं तो एनर्जी कुछ नहीं है, बस हमारी कैपेसिटी है किसी काम को करने की। तो ये एनर्जी क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है, ये कैपेसिटी होती है काम करने की। अब आप मुझे बताओ क्या एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। हाँ हो सकता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोचो, अभी तो खैर गर्मी चल रही है लेकिन मैं तो चाय पीता हूँ। तो चाय जब आप एक ओपन पैन में रख देते हो तो कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपकी जो हीट एनर्जी थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, सराउंडिंग में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एनर्जी जो है, एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर का मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया कि कप ऑफ टी अब रखा है, कुछ देर बाद ठंडा हो गया, तो वहां पे क्या हुआ, हीट एनर्जी आपकी जो कप में से थी वो, यानी कि उसको सिस्टम मान लो, कहाँ चले गई, सराउंडिंग्स में। तो इस तरीके के ट्रांसफर को हम लोग कहाँ पे डील करते हैं, इस तरीके के ट्रांसफर को हम लोग 11वीं क्लास में एक टॉपिक हुआ करता था थर्मोडायनेमिक्स नाम का, वहां पे डील करते हैं, ठीक। तो आप कहोगे सर यहाँ से क्या लेना देना है, यहाँ से लेना देना एनर्जी के टर्म्स में तो है ना, इसलिए मैंने आपको बताया। अब ट्रांसफर तो हो गई एनर्जी, क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, ट्रांसफर मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहते हैं ना ट्रांसफर हो गया, इस शहर से उस शहर में, बैंक में काम करते थे, दिल्ली से गुजरात ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर मतलब उनकी जगह में चेंज आया है काम करने के। बट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, खुद के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन ले आना, जगह ना भी बदली हो लेकिन चेंजेस आ जाए सिस्टम में। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल हमारे किचन में ही है। कुकिंग सिलेंडर्स, गैस के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें क्या होती है, एलपीजी होती है। आप उसको नॉब को ऑन करते हो, ठीक है, लाइटर से क्या करते हो, प्रेशर एग्जर्ट करते हो, तो O2 गैस होती है रिलीज, और एलपीजी वहां नॉब्स पाइप से आ रही होती है। तो एलपीजी का गैस का क्या होता है, कंबशन हो जाता है। तो एलपीजी मतलब क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें कि ब्यूटेन है, मीथेन, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स प्रेजेंट हैं। और अगर मैं बात करूं वहां पे केमिकल एनर्जी फिर किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, भाई गैस जलाते हो तो क्या मिलता है, बर्नर ऑन हो जाता है, फ्लेम्स आने लगती हैं, मतलब कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन। जैसे कि मैंने किसका लिया, आपके एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं, O2, मतलब आपको उसका कंबशन करा दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको हीट एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे आपने कौन सी एनर्जी का यूज करा, यहाँ पे आपने केमिकल एनर्जी का यूज करा। तो इसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पर्टिकुलरली कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी वाली ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था हमारे पास, देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटर कन्वर्जन को स्टडी किया जाता है। फिर हमने देखा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है किसी भी काम को करने का हमारा पोटेंशियल, हमारी एबिलिटी। एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसके टाइप में, उसकी फॉर्म में बदलाव ला सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था, है ना। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फील्ड का देखूं तो वो क्या है, बैटरीज। बैटरीज में आप लोग मुझे बताओ,
बैटरी में कौन से फॉर्म का कन्वर्जन हो रहा होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये पक्का है। अब फोन यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो फोन यूज कर रहे हो तो बैटरी फोन को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। बैटरी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या है, केमिकल्स तो ही है। फोन में लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, मतलब लिथियम के आयन्स है वहां पे, तो वो केमिकल एनर्जी हेल्प कर रही है फोन को ऑपरेट करने में। और फोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हुआ क्या वहां पे, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आया ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फील्ड के अंदर। फिर आपका फोन डिस्चार्ज हो गया, बैटरी डेड हो गई। तो आपने क्या किया, बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट किया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो और बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, मतलब बैटरी के केमिकल्स फिर से अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आप केमिकल्स को उनकी प्रीवियस फॉर्म रीगेन करने में हेल्प कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में हो रहा है। तो बैटरी एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन का, है ना। तो यहाँ ये बात मैंने आपको बताई, देख लो इसको। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे कुछ है हमारे पास, स्क्रीन लॉक कर देते हैं। देखो बेसिक टर्म्स हैं, चलो पहले इसी में मैं आपको और समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं क्या समझा रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास क्या है, ये दो केमिकल्स हैं ए और बी। इनको जब आपने रिएक्ट करवाया तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, नो प्रोडक्ट फॉर्म। तो आपने क्या कहा, सर ये रिएक्शन हुई नहीं। अब जो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस खुद से हो जाए उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो प्रोसेस खुद से ना हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस कैसा है, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे को खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी तक तो ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से इनको क्या प्रोवाइड कर दी, मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी। यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करी। तो क्या हुआ, इन्होंने कुछ देर बाद प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो क्या अंतर आया बताओ, यहाँ पे ये जो दो केमिकल्स थे इनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्होंने क्या किया, रिएक्शन कंप्लीट की, मतलब केमिकल्स एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुई होगी। और जब भी कोई रिएक्शन होती है खुद से, तो खुद से होने पे वहां पे कहीं ना कहीं हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ मैंने क्या दिया, इस जगह मैंने इनपुट क्या दिया, इनपुट दिया मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, है ना। इनपुट मैंने कई चीज का दिया, इनपुट दिया मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और आउटपुट में क्या मिला मुझे, केमिकल्स का ही तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, यानी कि आउटपुट में मुझे क्या मिल गया, आउटपुट में मिल गई केमिकल एनर्जी। तो देखो हुआ ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, पहले ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से रिएक्ट करे और आपको केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट मिला। तो यही सब हम लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग तीन मेजर पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है, फिर होंगे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, और फिर कंडक्टेंस। तो अभी पहला पार्ट ही शुरू करेंगे, देख लो, उसको लिख लो, लिखना है तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो स्क्रीन लॉक कर दी है। अब चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, पता है भी तो भी देख लो, रिवाइज हो जाएंगे, वरना तो मैं बता ही रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेसिक टर्म्स क्या इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। पहला आ रहा है हमारे सामने रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम में ही इसका काम छुपा है। देखो RED, रेड मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो अगर मुझे रेडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा? दोज रिएक्शंस, कैसी रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस इन विच, क्या होता है? इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, मतलब एक साथ होता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कि वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। पता ही होगा ये, है ना? नहीं पता था तो अब पता लग गया होगा। चलो ठीक है, तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझ लिया, ऐसी रिएक्शन जहां पे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है। अब सर आपने रेडॉक्स का मतलब तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनका मतलब भी तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन को पता करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। पहले ये बताओ, आपको ऑक्सीडेशन के बारे में कितना पता है? कुछ भी नहीं पता होगा तो इतना तो जरूर पता होगा कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रिडक्शन के बारे में पता होगा कि सर रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एटम के टर्म्स में बात नहीं करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो बात होगी वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑयल। अब सर ऑयल क्या होता है? ऐसे समझ लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कि आपने घर में ऑयल गिरा दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ऑयल, और रिडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ क्या? गिर। क्या है ये बवाल? देखो मतलब समझ लो इसका, दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ, देखो ऑक्सीडेशन के लिए क्या ट्रिक है? ऑयल। ओ स्टैंड्स फॉर यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। और आई से मैं बोल रहा हूँ इस, और एल से बोल रहा हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता होगा? देखो, ये मेरे पास एक ए एटम था, ठीक है, सॉलिड स्टेट में था। इसने क्या किया? अपना आयन बनाया एक्वस मीडियम में जाके और एक इलेक्ट्रॉन लूज करा। तो देखो अभी ये न्यूट्रल एटम था, मतलब जितने इसके पास, जैसे देख लो अभी मैं बोल रहा हूँ ए मान लो कोई 10 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं? 10, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 10। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, ठीक है, तो मुझे बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन बचे? भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन तो उतने ही है, तो प्रोटॉन तो यहाँ पे 10 रहे। एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 9 हो गए। तो जब आप रिजल्टेंट देखोगे प्लस का 10 और माइनस का 9, तो प्लस का 1 बचेगा। इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद कैसे रखना है? ऑयल से। ऑक्सीडेशन जैसी दिमाग में आए वैसी ऑयल दिमाग में आ जाना चाहिए। एंड ऑयल का मतलब यहाँ पे क्या है? ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, आई मतलब इज, एल इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देखो यहाँ पे जी का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है गेन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इज रिडक्शन। मतलब रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में उसका गेन होता है। तो रिडक्शन वाले प्रोसेस में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, पहले प्लस थी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगी? वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको रेडॉक्स का मतलब समझ आ गया, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करता है। फिर आपको ऑक्सीडेशन समझ आया। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना है ऑयल से। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना है गिर से, कि ऑयल गिर गया। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, नोट करना चाहो कर लो, वैसे पता ही होंगे आपको। ठीक है, देख लो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो टर्म्स हैं देख लेते हैं उन्हें, फिर हम लोग अपने चैप्टर पे वापस आएंगे। चलो
अगला जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड आपने सुना तो होगा कि हाँ सेल्स में होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड को अगर मुझे बेसिक लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा। मैं बोलूंगा सर इलेक्ट्रोड एक रॉड होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड क्या है, रॉड है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड सिंपली क्या है, दिस इज अ रॉड थ्रू विच, है ना, जिसके जिसके क्या, जिसके रास्ते से होते हुए, थ्रू विच है ना, वाया, है ना। दिस इज अ रॉड थ्रू विच मूवमेंट ऑफ क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जाना है तो उसके रास्ता क्या है, वाया इलेक्ट्रोड होते हुए ही वो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या है, एक ऐसी रॉड जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड, है ना। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे रिडक्शन होता है, चाहे किसी भी टाइप का सेल आ जाए। ये सत्य है कि कैथोड पे रिडक्शन होगा, चाहे कैथोड का चार्ज बदल जाए। आप लोग चार्ज रटते थे, है ना, रटना नहीं है, बता देंगे अभी। लेकिन अभी इतना समझो कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है, और ये सत्य है चाहे आप कहीं भी चले जाओ पूरे अर्थ पे। कैथोड का चार्ज बदल जाएगा, मटेरियल बदल जाएगा, लेकिन जो फिनोमिना वहां पे होता है वो कभी नहीं बदलेगा। और वो फिनोमिना क्या है, वो फिनोमिना है रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। तो कैथोड क्या है, द इलेक्ट्रोड एट विच, द इलेक्ट्रोड एट विच क्या होता है यहाँ पे, एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, है ना, जहाँ पे रिडक्शन होता है। और ये ऑलवेज वाली बात है, मतलब ऑलवेज ट्रू वाली, ठीक है, इसीलिए। तो फिर एनोड क्या होगा, एनोड हमेशा, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे हमेशा रिडक्शन होता है, और एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। द इलेक्ट्रोड एट विच क्या होता है, एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिए। और ये जो इन पे फिनोमिना हो रहा है वो यूनिवर्सल ट्रू है, मतलब ट्रुथ है। चार्ज बदल जाएगा, नेचर मटेरियल बदल जाएगा, लेकिन कैथोड पे होगा रिडक्शन ही हर हालत में, ठीक है। कुछ भी हो जाए, एनोड पे होगा क्या हर हालत में, ऑक्सीडेशन ही। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नोट कर लो। हमने रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब समझा, ऑक्सीडेशन का समझा, रिडक्शन का समझा, फिर इलेक्ट्रोड को देखा, कैथोड को देखा और एनोड को देखा। ये ही बातें पूरे चैप्टर में चलेंगी, इसलिए मैंने आपको इनसे रूबरू करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। स्क्रीन लॉक जरूरी है, रब भी करना जरूरी है, कर दिया, चलो। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर उसको स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइस होते हैं जिनके हेल्प से जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे वो होती है। और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी वाली। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कैसे डिफाइन करोगे, द डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स क्या, केमिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये तो मैंने एक ही तरफ का आपको रास्ता बताया, और आप बाद में क्या लिख सकते हो, एंड वाइसा वर्सा, मतलब केमिकल को तो इलेक्ट्रिकल में बदलते ही हैं और इलेक्ट्रिकल को भी केमिकल में बदलते हैं। तो जैसे मैंने डबल साइडेड एरो लिख के बताया था, तो वो वाला यहाँ पे फिनोमिना वही हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में भी बदल दे रहे हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में भी बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दोनों वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हुआ है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराओ, चाहे केमिकल से इलेक्ट्रिकल का कराओ। अब ये ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं हमारे पास, है ना। तो अब भाई दोनों काम हो रहे हैं, कुछ तो डिस्टिंग्विश करो, तो अभी डिस्टिंग्विश करके बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो ब्रॉडली क्या है, दो कैटेगरीज में हम लोगों ने उन्हें क्लासिफाई कर दिया है। पहले टाइप के कौन से होते हैं, पहले टाइप के होते हैं हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, पहले टाइप के जो सेल्स होते हैं वो कौन होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स। और दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें की केमिकल एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहाँ, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। अब आपको दो एरो नहीं बनाने पड़ेंगे, मतलब अब आपको पक्का पता हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में से भी एक टाइप होता है गैल्वेनिक सेल्स का, वो पर्टिकुलरली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फिर सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होंगे, मैंने आपको कंटेंट्स में बताया था, नाम ही इनका बता रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से आप क्या प्रोड्यूस करोगे, केमिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा होता है। तो समझ में आया कौन से वाले सेल का क्या काम है, गैल्वेनिक सेल का क्या काम है, गैल्वेनिक सेल का काम है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन। क्या सर एनर्जी एनर्जी लग रहा हो, तो चलो एनर्जी तो है ही, इसमें एनर्जी का तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करना ही है, तो पता रख लो कौन से सेल्स में क्या काम होता है, फिर इन दोनों सेल्स को अलग अलग अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, चलो नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो ये रब्ट कर दे रहा हूँ, स्क्रीन लॉक। तो अब आपने इतना बता दिया सर, इलेक्ट्रिक को केमिकल, इलेक्ट्रिक को केमिकल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल, तो ये आइडिया आया कहाँ से सेल बनाने का, ये आइडिया हमें तो आ नहीं सकता है ना, ये आइडिया साइंटिस्ट को ही आया होगा। तो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, लैबमेट्स कह लो, हमारे लोगों के जैसे नहीं कि भाई एक जना काम कर रहा है दूसरा बाहर चला गया कैंटीन चाय पी के आ रहा है, लैब पार्टनर ऐसे नहीं थे, मतलब साथ में ही जाते थे, एक नहीं जाता, तफरी करते थे तो दोनों करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि यार हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मतलब बीकर लेंगे क्या, होता ही है लैब में बीकर। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा चलो एक कुछ देर के लिए बाहर घूम के आते हैं, और बाहर घूमने से पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख रखा था। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, अगर हमारे ग्राफिक्स अच्छे होंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, ऊपर से उन्होंने जिंक की एक रॉड प्लेस कर दी यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे ऐसे रख देते ना, ऐसे करके रख के गए होंगे, रॉड सीधी तो उसमें रह नहीं सकती है, कुछ उसको बेस भी चाहिए, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये हमारे पास है जिंक की रॉड। तो क्या हुआ, वो खेल खेल में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड रख गए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, क्यों होता है ये भी बता दूंगा अभी। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। तो वो जिंक की रॉड रख के गए होंगे बाहर कैंटीन चाय पानी पीने के लिए, और कुछ देर बाद वहां वापस आए। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा,
उन्होंने ये देखा यहाँ पे कुछ देर बाद, है ना, मैं ऐसे एरो लगा के लिख दे रहा हूँ, जैसे मूवीज में होता है ना, सम डेज लेटर या सम मोमेंट्स लेटर, तो आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीकर तो हमारा यार बहुत गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांस मतलब हुआ होगा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो नॉर्मल था टेम्परेचर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई बीकर छू के देख अपने दोस्त से, लैब पार्टनर से, यार बहुत गर्म हो रहा है। मैं कहा चलो, छुआ, एकदम से उइमा हो गई वहां पे, तो ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि ये जो कॉपर सल ये जो आपको बीकर था ये वार्म मिला, ठीक है। ये जो बीकर था, बीकर वॉज वार्म्ड अप, मतलब वो थोड़ा सा पहले से ज्यादा गर्म हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही हो गया था। और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो यहाँ पे था, उसका क्या हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये जो ब्लू कलर था ये फेड होने लगा था, है ना। तो ब्लू कलर वॉज फेडिंग। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले तो आए, बीकर को छूने लगे तो उइमा हो गई उनकी, मतलब उन्हें एकदम से हॉट लगा। और दूसरी बात, उन्होंने फिर जब बीकर के अंदर देखा तो उन्होंने कहा यार ये तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट हम छोड़ के गए थे, पर वहां पे तो ब्लू कलर उन्हें फेड होता हुआ दिखा। और तीसरी बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी, तीसरी बात उन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि ये जो जिंक की रॉड थी, है ना, ये जो जिंक की रॉड थी, ये भी नीचे से थोड़ी सी क्या हो गई थी, थिन हो गई थी। जो थिकनेस थी इसकी वो नीचे से क्या हो गई। तो उन्होंने क्या देखा कि जिंक रॉड बिकम या बिकम थिन फ्रॉम बॉटम, मतलब जो पार्ट उसका सॉल्यूशन में डिप्ट था उस पार्ट से उसकी थिकनेस क्या हो गई, कम हो गई। और यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे ब्राउन कलर आना चाहिए, देख लेते हैं चलो। यहाँ पे उन्हें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट डिजोल्व मतलब प्रेसिपिटेट दिखा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्हें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिला जिंक रॉड के अराउंड। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या क्या चार बातें ऑब्जर्व करी। वो लैब में थे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड छोड़ के बाहर चले गए थे घूमने के लिए, ठीक है। तो जब वो वापस आए लैब में तो उन्होंने देखा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर तो फेड हो चुका है, साथ ही साथ जो जिंक की रॉड है वो भी नीचे से क्या हो चुकी है, थिन हो चुकी है, उसकी थिकनेस कम हो गई है। प्लस उसी जगह पे रेडिश ब्राउन कलर का क्या हुआ है, प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म हुआ है। और चौथी बात, जो बीकर है हमारा वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तो क्या समझ आया उन्हें कि भाई कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं यहाँ पे, अपने आप तो ये हो नहीं सकता। और चेंजेस क्या हुए होंगे, केमिकल्स में ही हुए होंगे, केमिकली तो छोड़ के गए थे और कुछ तो नहीं छोड़ के गए थे साथ में, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हीट एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये जो आपकी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या है देखो यहाँ पे। सबसे पहली अगर मैं इसको पिक करता हूँ कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड होने लगा था या जिंक की रॉड थिन होने लगी थी, ठीक है। तो जिंक की रॉड थिन कैसे हुई होगी, रीजन बताऊं अगले उसमें, देखो इसको नोट कर लो या यहीं पे बता दें, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको नोट कर लो। ये मतलब मैंने डायग्रामेटिकली एक्सपेरिमेंट बता दिया। ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था, किस चीज का, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे जो स्टडी होना शुरू हुई वो यहीं से स्टार्ट हुई। तो ये मैंने उसको आपको क्या बता दिया, उसको मैंने आपको एक ओरिजिन बता दिया कि भाई इस तरीके से शुरुआत हुई होगी, इस तरीके से साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू किया होगा। तो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कॉपर सल्फेट के साथ खेल खेल शुरू किया और उन्होंने देखा वो चेंजेस आए। अब मैं इन्हीं चेंजेस को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। इसको देख लो, चलो मैं आगे इसको रब करने वाला हूँ, लिख लो लिखना है तो। चलो अब इसको मैं बता रहा हूँ आपको,
देखो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, याद है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, बताओ, कुछ भी बता दो यार, सारी एक्सप्लेन करने। देखो सबसे पहले आपने बोला था ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, अब उसकी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे। जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसकी हम क्या लिख रहे हैं, उसकी हम ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं। भाई एक्सपेरिमेंट में ऐसी तो करते हो, जब लैब मैनुअल बनाते हो तो लैब मैनुअल में क्या लिखते हो, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, है ना, जो आपने कंक्लूजन निकाला। तो देखो यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, दिख रहा है ना इधर, हाँ दिख रहा है। पहली ऑब्जर्वेशन थी कि सर जो जिंक की रॉड थी वो थिक हो गई, जिंक रॉड बिकम थिन। कहाँ से, ऊपर से थोड़ी, जहां से वो सॉल्यूशन में डिजोल्व थी कॉपर सल्फेट के, थिन फ्रॉम बॉटम, यानी कि बॉटम से जिंक रॉड की थिकनेस कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो जिंक की रॉड थी पहले सॉलिड थी, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, जिस वजह से उसने क्या किया होगा, अपना ऑक्सीडेशन कराया होगा और दो इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, देखो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलोगे सर आप यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो पहले जिंक सॉलिड था, अब उस जगह से वो क्या चला गया, सॉल्यूशन में चला गया, मतलब सॉलिड चीज मेल्ट होके लिक्विड में चली गई, तो वहां से सॉलिड वाला पार्ट तो हो ही खत्म ही हो जाएगा ना, जैसे आइस क्यूब आपके मेल्ट होने लगते हैं, तो उस ट्रे में जिस पार्ट में से आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है वहां तो सॉलिड पार्ट हट जाता है ना, लिक्विड आ जाता है। तो वही काम यहाँ पे हुआ होगा, जो वो थिकनेस कम हुई थी रॉड की वो इसी वजह से कम हुई होगी कि उतना पार्ट जिंक रॉड का सोल्यूशन में चला गया होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, पहला ऑब्जर्वेशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो आपका वो था, क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म। अब ये रेडिश ब्राउन के प्रेसिपिटेट कहाँ से फॉर्म हुआ होगा, देखो आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या रहा होगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहा होगा वो कैसे अपने आइंस में ब्रेक हुआ होगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, वो S है। तो यहाँ पे जो कॉपर 2 सल्फेट मतलब कॉपर 2 प्लस के जो आइंस थे उन्होंने इन दो इलेक्ट्रॉन को देखा और उन्होंने कहा कि हम रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन मतलब होता ही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कॉपर सॉलिड में रिजॉल्व हो गए। और कॉपर 2 प्लस जो होता है, कॉपर 2 प्लस ही होता है ब्लू कलर का, तो वो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन में आ रहा था वो कॉपर 2 प्लस की वजह से आ रहा था। और जो कॉपर सॉलिड होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, आई बात समझ में। तो जो वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि कॉपर 2 प्लस आइंस उन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं और काय में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रेडिश ब्राउन कलरेशन वहां पे दिखा होगा। आई बात समझ में। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि सर ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, है ना, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वॉज फेडेड, वो फेड हो चुका था, है ना। तो फेड क्यों हुआ था, फेड होने का भी यही रीजन है कि जो आयंस थे वो ब्लू कलर के थे, अब वो आयंस रिड्यूस हो गए सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो गए, तो ब्लू कलर चेंज हो गया और सॉल्यूशन में से ब्लू आयंस मतलब कॉपर आयंस कम हो रहे थे, जिस वजह से ये रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन हुआ, ठीक। और चौथी बात क्या थी, चौथी बात थी कि क्यों हो रहा था ऐसा, बिकॉज Cu2 प्लस आयंस वर रिड्यूस्ड, ये क्या हो रहे थे, रिड्यूस्ड हो रहे थे, और इन्हीं की वजह से ब्लू कलर आ रहा था, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या था कि बीकर, जिस बीकर ने ये सब सहा वो गर्म हो गया था, ठीक है,
जिसमें मतलब जिंक की रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा था। तो बीकर बिकेम हॉट, बीकर क्या हो गया था, वार्म अप हो गया था, हॉट हो गया था। तो ये सब तो मैंने आपको समझा दिया। ये हॉट का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है ये कोई किसी एनर्जी की हेल्प से तो हुई नहीं है, खुद ब खुद हुई है। तो ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट, ये डी है, यहाँ पे क्या हो रही है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। मतलब खुद हो रही है, किसी और की हेल्प से, इनडायरेक्टली कोई वहां पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुई थी। अब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुई थी मतलब वो रिएक्शन खुद से हुई थी। तो वो प्रोसेस कैसा था, वो प्रोसेस था स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो, डेल्टा जी होता है नेगेटिव, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, उसके पास फ्री की एनर्जी है तो वो काम कर देता है। अब जब भी कोई सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा तो उसकी एनर्जी रिलीज हो, मतलब कम होगी। तो वहां से कम होने का मतलब उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुई थी तो क्या हुआ था, एलिमेंट्स खुद काम कर रहे थे, खुद कंबाइन कर रहे थे, ठीक है। ड्यू टू दिस क्या हुआ, एनर्जी वॉज रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई थी। और रिएक्शन कैसी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये चार ऑब्जर्वेशन जब उन दोनों साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने कहा यार ये जो एनर्जी रिलीज हुई है मतलब क्या हुआ है, ये केमिकल्स थे, यहाँ पे दिख जाएगा ना। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो काय में हो रहा है, यहाँ पे बताओ, बीकर हीट हो गया था मतलब केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। तो क्या और किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, केमिकल एनर्जी का अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता तो उन्होंने कहा डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली करके देखते हैं, है ना। करंट कब फ्लो करता है, जब चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो उन्होंने कहा चार्ज पार्टिकल तो हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हैं। तो अगर इनको फ्लो करा दिया जाए, अभी तो ये एक ही बीकर में रखे हुए थे, है ना, लेकिन अब अगर इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो यार काम बन जाएगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो हम अब वही देखेंगे कि इन्होंने जुगाड़ से इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करवाई, जो खुद तो नहीं हो रही थी। तो इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करे अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो मैं वो अभी आपको बताऊंगा, तब तक आप इसे नोट कर लो, ठीक है। मतलब ये इंट्रोडक्शन है, ऐसा सच कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कहाँ से ये सब जो खेल चल रहा है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो वही नर्स इक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस, कंडक्टेंस, बैटरीज यहाँ से आएगा, लेकिन ये क्या है, ये बेस है जो पूछते हो ना सर, और हमें ग्राउंड लेवल से चाहिए, तो वो यही है। मतलब ग्राउंड लेवल नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन समझाने के लिए, उस चीज को रिलेट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको नोट कर लो। सब दिख रहा है ना बोर्ड का, हाँ सब दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं हम, स्क्रीन लॉक करके, स्क्रीन लॉक नहीं करना है, पहले रब तो कर दो सर, कर दिया। अब स्क्रीन लॉक कर लो आप, ओके। चलो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए उन्होंने क्या करवाया होगा, ठीक है। देखो पहले आपके पास क्या था, पहले उसी में मतलब एक ही बीकर में जिंक की रॉड थी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो काम किया वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने अलग अलग बीकर्स में ये ले लिया, ठीक। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें क्या रखा है, जिंक सल्फेट रखा है एक्वस, ठीक है। और यहाँ पे क्या डिप कर रखा है उन्होंने, अब मैं स्ट्रेट बना दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है, ये जो है वो जिंक की रॉड है ना, ये क्या है, ये जिंक की रॉड। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है, दूसरी तरफ उन्होंने, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा डायग्राम तो एडजस्ट कर लेना है,
तो सही से बनाओ गई, मेरा ही गंदा होना है। देखो, एक तरफ उन्होंने जिंक रॉड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और दूसरी तरफ उन्होंने कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अभी तक क्या था, जिंक और कॉपर दोनों एक साथ कांटेक्ट में थे। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो, लेकिन उसमें इस बार कॉपर की रॉड डिप हुई थी और जिंक की रॉड तो थी इस बार भी, लेकिन इस बार वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुई थी। ठीक है, तो अब देखो आप, अब जिंक क्या करता है, जिंक का काम है ऑक्सीडाइज होना, मेटल है। ठीक है, मतलब है तो कॉपर भी मेटल, लेकिन एक बात आप यहाँ पे अभी के लिए ध्यान रख लो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे ना 9th-10th क्लास में, यहाँ भी पढ़ेंगे, उसका नाम हो जाएगा अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो तो पढ़ेंगे ही। तब तक आप मान के चलो कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। मतलब मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो उनका जो रिएक्ट करता है पहले, वो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से होती है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक, तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिंक लूज करेगा। तो यहाँ पे जिंक क्या होगा, देखो जिंक जो रॉड प्रेजेंट होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी, तो यहाँ से वो Zn2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, वो बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर है ना, मतलब लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मुझे बताओ, बेसिक टर्म्स में बताया था मैंने, कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे, यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ लेकिन उस इलेक्ट्रोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो वो कौन सा इलेक्ट्रोड है बताओ जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो वो इलेक्ट्रोड जो है आपके पास, उसका नाम होता है एनोड। तो हम इस वाले पार्ट को बोल देते हैं एनोडिक या फिर क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, आधा सेल है ना, ये आधा उधर है, नाम समझ आ गया। ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगी, एनोड की रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक का रॉड, फिर जिंक की रॉड यहाँ पे एनोड हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी मैं चार्ज समझाऊंगा कौन सा आता है, याद नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जो जिंक के आयंस थे अब ब्रेक होके यहाँ पे, यहाँ पहले से तो थे ही जिंक 2 प्लस और SO4 2 माइनस के आयंस, लेकिन अब यहाँ से भी आ रहे हैं काय के, जिंक 2 प्लस के, और साथ में वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रॉड में। क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड वो रॉड होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो रॉड के पास ही रहेंगे, लेकिन आइंस क्या चाहेंगे कि हम फिर से एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएं, तो वो एक्वस सॉल्यूशन में आ रहे होंगे। बात समझ आई। तो मुझे बताओ, ऐसी रॉड जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हो उस पे चार्ज कैसा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो होता है एनोड, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, गैल्वेनिक सेल के टर्म्स में, मतलब है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टर्म्स में, तो वो कैसा होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जिंक का रॉड था, जिंक 2 प्लस आयंस तो सॉल्यूशन में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रह गए, तो ये बात हो गई। अब यहाँ देखो, अब अगर मैं इसी रॉड को एक वायर से कनेक्ट कर दूं, देखो वायर से कनेक्ट कर दूं और बीच में मैं एक बल्ब लगा रहा हूं, बल्ब मेरा ऐसा बना है, तुम लोग सही से बना लेना। मैंने क्या किया, मैंने ये जिंक वाली रॉड को कॉपर की रॉड से कनेक्ट कर दिया, बीच में एक बल्ब लगा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते से मूव करते हुए यहां से मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां से हो रहा होगा, जिंक की रॉड से, दिखेगा ना ऊपर, दिखेगा, जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए और कॉपर की रॉड पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये अभी मैं इसको यहां नहीं लिखता हूं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर 2 प्लस के आइंस घूम रहे हैं और SO4 2 माइनस आइंस के आइंस घूम रहे हैं। अब ज्यादा जो रिएक्टिव था उसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो दूसरे के पास फिर गेन करने का ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अगर एक चीज ने लूज कर दिया मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो दूसरे की मजबूरी है कि उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉपर 2+ आइंस थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे होंगे, कॉपर 2+ तो यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन मुझे तुम दे दो, ये हाथ मुझे तुम दे दो ठाकुर। ठीक है, एक्टिंग अच्छी नहीं है, मोनो एक्टिंग अच्छी थी, मतलब मोनो एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ, कोई है थोड़ी, बस कैमरा है सामने और तुम घर पे हो अपने, तो मोनो एक्टिंग आती है यार, एक्टिंग नहीं आती है तो सीरियसली ही पढ़ाते हैं। फिर कभी आएगा कोई जो को शेयर करना, तुम्हारे संग शेयर कर देंगे। देखो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन हमेशा कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे होता था, कैथोड पे। तो ये वाला हाफ सेल का नाम क्या हो जाएगा, कैथोडिक, है ना, या फिर रिडक्शन हाफ सेल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कौन से हाफ सेल का क्या नाम होता है, वरना तो हैं तो दोनों ही सेल। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जिंक 2+ आते गए सॉल्यूशन में, सल्फेट तो उतने ही है। इनिशियली देखो क्या होगा, इनिशियल केस में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इनिशियली जो आपके पास जिंक 2+ की कंसंट्रेशन है वही किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी SO4 2- के। ये अभी मैंने बता दिया, लेकिन इसका चीज बाद में आएगी। और ऐसे ही वहां पे इनिशियली क्या रह रहा होगा, यहाँ पे भी इनिशियली कॉपर 2+ की आइंस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, सल्फेट 2- आइंस के बराबर होगी, है ना। तो ये बात समझ में आ गई मुझे। चलो 2- है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो बल्ब था, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, देखो यार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो तुमने क्या देखा होगा, तुमने ये देखा होगा कि कुछ देर के लिए जो तुम्हारा बल्ब था वो क्या हो गया, वो ग्लो हो गया। यहाँ थोड़ी दिख रहा है यार, यहाँ दिख रहा है, देखो ग्लो ऊपर कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन तो इसी पे रॉड पे रह जा रहे थे, ठीक है। तो उस रॉड में फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, वो कॉपर की रॉड पे गए। अब कॉपर की रॉड क्या होगी, कैथोड ही होगी, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कॉपर की रॉड क्या है, कैथोड है। और कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, देखो कॉपर 2+ के आइंस यहाँ से जा जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं कॉपर सॉलिड की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अब प्लस आइंस पहुंच रहे हैं ना वहां पे, ठीक है। तो कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक। और एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे थे इसलिए नेगेटिवली, इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे भी लेकिन कॉपर 2+ आइंस पहुंच गए, ठीक है, तो वो उन्होंने उसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। आ गई बात समझ में, ठीक। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या हुआ, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, थोड़ी सी देर के लिए क्या हुआ, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम बल्ब, बल्ब ऐसी तो लिखते हैं, बल्ब गॉट लिटेड अप। थोड़ी देर के लिए बल्ब क्या हो गया, लाइट अप हो गया, लिट अप हो गया, इंग्लिश तो मेरी ऐसी है यार, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, बल्ब जला, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जला होगा, फिर वो बुझ गया, है ना। ये क्या है, ये बल्ब है मेरा, और ये क्या था, ये वायर है, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। एक बात तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट में करंट मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड होता है, करंट का कैथोड टू एनोड होता है। अब इसी सब सेल की वजह से थोड़ी देर के लिए बल्ब जला, मतलब केमिकल्स की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं थी, ठीक है। अब कंटिन्यूअस क्यों नहीं थी, वो भी तुम्हारा मन होगा देखने का, है ना। तो देखो कंटिन्यूअस क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जिंक 2+ आइंस आते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, यहाँ इस तरीके से प्लस चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है।
ये मैं रब कर दूं क्या थोड़ी देर के लिए? कर चलो यहाँ। और यहाँ पे कॉपर 2+ आइंस तो वहां पहुंच गए, 2- मतलब नेगेटिव आइंस यहाँ पे रह जाएंगे, तो नेगेटिव आइंस क्या है, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब भी दो अपोजिट चार्जेस डेवलप होने लगते हैं, मतलब होते हैं प्रेजेंट कहीं पे, तो वहां पे पोटेंशियल डेवलप होने लगता है। तो यहाँ पे इन अपोजिट चार्जेस की वजह से क्या होता है, फिर एक रीस्टोरिंग पोटेंशियल डेवलप होने लगता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है -1.1 वोल्ट। ठीक है, रीस्टोरिंग पोटेंशियल डेवलप होने लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कौन आ गए, अपोजिटली चार्ज आइंस आ गए यहाँ पे। तो ये कौन सा सर्किट में आए हैं आइंस, ये देखो इंटरनल है ना, इंटरनली कनेक्ट है, वो एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट है। तो रीस्टोरिंग पोटेंशियल डेवलप होने लगता है कहाँ पे, इंटरनल सर्किट में। थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो गया होगा, तो तुम तो नोट करते रहना स्टेप वाइज। तो क्या हुआ यहाँ पे, इंटरनल सर्किट में एक रिस्टोरिंग पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब तुम्हें पता है कि ये तो था कि जहाँ पे चार्जेस की वजह से हुआ है, मतलब अपोजिटली चार्ज की वजह से। अब हम एक ओम्स लॉ भी तो पढ़ते थे, V इक्वल टू आई आर, वो क्या कहता था कि भाई आई मतलब करंट है तो भी पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे करंट डेवलप हुआ है, तो उस वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। और वो पोटेंशियल कितना होता है, वो पोटेंशियल होता है हमारे पास प्लस का 1.1 वोल्ट। तो करंट फ्लो होने की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो प्लस का 1.1 वोल्ट है। आप कहोगे कैसे पता लगेगा, तो भाई पोटेंशियल को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर होता है, वो बल्ब की जगह लगा देना, तुम्हें पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पे कितना था, 1.1 वोल्ट प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 1.1 वोल्ट। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अब पोटेंशियल 0 हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बल्ब लिटअप नहीं होगा। इसीलिए क्या हुआ था, बहुत थोड़ी सी देर के लिए वो लिटअप हुआ था, लेकिन फिर से जब ये प्रोसेस चला होगा तो फिर से आइंस डेवलप हुए होंगे और पोटेंशियल क्या हो गया होगा, ज्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया होगा और बल्ब बुझ गया। फ्यूज नहीं हुआ, बुझ गया है, ठीक है। तो अब उस बल्ब को हमें जलाना है। तो अभी क्या है कि आप लोग इसको समझो, और बल्ब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जलाएंगे, है ना। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं भाई, लाइट चले गई है, लाइट गई नहीं है, बल्ब बंद हुआ है, तो क्यों बंद हुआ है, कैसे वो दोबारा लिटअप होगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तुम इतना देख लो, ठीक है। इसमें कुछ लिखवाना, लिखवा नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले उन्होंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाली, तब उन्हें कुछ चेंजेस दिखे। वो चेंजेस क्या थे, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा यार ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो हम कुछ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर गए तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो उन्होंने फिर दोनों केमिकल्स को अलग अलग बीकर्स में लिया, थ्रू वायर कनेक्ट किया, तो बल्ब लिटअप भी हुआ, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल्स की वजह से वो बल्ब फिर बुझ गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसी बल्ब को जलाएंगे, देखेंगे कैसे जल सकता है। तब तक आप लोग इतना ध्यान रखना जो हमने पढ़ा है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। ओके, बाय।